हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो कितना हो चुका था भाई हमारा? 2 क्लास हो चुकी थी ना, उसमें हम लोगों ने ट्रायंगल त्रिभुज वाला पार्ट काफी कुछ कर लिया था। वैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बचा हुआ था। तो जल्दी से समकोण त्रिभुज को करके और फिर हम चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है भाई ये। तो चीजों को थोड़ा सा संभल के चलना है हमें। अब बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल की। देखो, हमने कई तरह के ट्रायंगल्स पढ़े। चाहे बात हो विषमबाहु स्केलीन ट्रायंगल की, जिसकी तीनों साइडें अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। के बाद फिर हमने पढ़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। के बाद फिर हमने पढ़ा आइसोसेलेस समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। और अब हमारा जो ये लास्ट ट्रायंगल बचा हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है, जिसका नाम है समकोण। क्या है बच्चा? समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब वो होता है जिस भी त्रिभुज में एक कोण, जिस भी त्रिभुज में एक कोण यानी कि एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो। तो जिस भी ट्रायंगल में आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। अब ये दिखता कैसे है और क्या क्या इसके फॉर्मूलेज, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये समकोण त्रिभुज बच्चे होता है जो आपके सामने है। और मैंने आपसे बोला कि एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब दरअसल एक समय पर बड़े ही महान गणितज्ञ रहे थे, जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था जिनका? जिनका नाम था पाइथागोरस। तो पाइथागोरस जी ने इसी ट्रायंगल, इसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारी उन्होंने खोज की। और फाइनली उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या दिया कि इसका जो ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम बच्चा लंब। क्या बोलते हैं? लंब, या फिर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में पी से हम डिनोट करेंगे। इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। और शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे इसे बी। और इसको बोलते हैं बच्चा कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। और इसको हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे एच। ठीक है। तो पाइथागोरस बाबा ने, पाइथागोरस जी ने क्या हमें एक फॉर्मूला दिया कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है, उसका अगर आप स्क्वायर करते हो, प्लस जो आधार होता है उसका स्क्वायर करते हो, वो इक्वल टू होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर। ये बोला था किसने? पाइथागोरस ने। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बोला था कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण यानी कि आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो और एक बात और, कि जो कर्ण होता है, पूरे त्रिभुज में जो कर्ण होता है, ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्या होती है बच्चा? लॉन्गेस्ट साइड। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा। इन तीनों भुजाओं में हमेशा जो कर्ण होगा, जो हाइपोटेनस होगा, वो सबसे बड़ी भुजा होगी। द लॉन्गेस्ट साइड विल बी हाइपोटेनस। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अगर आप परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करते हो तो हाइपोटेनस के बराबर मिलता है। और इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, या फिर इसको थ्योरम को प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है।
हिंदी वाले बच्चों ने इसको प्रमेय के रूप में पढ़ा होगा। ठीक है, थ्योरम कह दो या प्रमेय कह दो, एक ही बात है। तो बात समझ में आ गई। अब इस बात को अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बोलूं कि अगर मैंने कोई तीन भुजा आपको दे दी और मैंने कहा बताओ ये राइट एंगल की साइड है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे, सपोज मैंने आपसे बोला कि 3, 4 एंड 5, मैंने आपसे क्या बोला? 3, 4 एंड 5। मैंने कहा बताओ ये हमारी राइट एंगल की साइड है या नहीं। तो आपको पता करना है ये फॉर्मूला लगाकर। अगर, और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमारी हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होगी। तो 3, 4, 5 में सबसे बड़ी 5 को मैं मान लेता हूं हाइपोटेनस। अब 3 और 4 में से किसी को भी परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को भी लंब, किसी को भी आधार मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको P मान लो, इसको B, या फिर इसको B मान लो, इसको P, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा। बस ध्यान क्या रखना है, जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण यानी कि हाइपोटेनस मानना है। अब बताओ क्या जो मैंने ये साइड, जो भुजा मैंने लिखी है 3, 4 एंड 5, क्या ये समकोण त्रिभुज की साइड है? यस और नो? तो आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर करते हैं प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा? 9 प्लस 16, कितना आ गया? 25। और इधर हम 5 का स्क्वायर करते हैं, कितना आ गया? 25। भैया ये तो बराबर मिल गया। और वही हमसे बोला था कि अगर आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करके जोड़ते हो तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर मिलता है। आपने 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके जोड़ा, 25 आया, तो वो 5 का स्क्वायर 25 के बराबर मिला। तो हम कहेंगे यस, ये 3, 4 एंड 5 हमारे समकोण त्रिभुज यानी का राइट एंगल ट्राइंगल की भुजा है। एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताना मुझको। मैंने बोला कि 5, 12 और 13, जल्दी से मुझे बताओ क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की भुजा है? क्या ये समकोण त्रिभुज की साइड है? बच्चे बताएंगे जरा, फॉर्मूले में रख के बताना है सभी लोग। सवाल है 5, 12 और 13 कैसे करें, बताइए। देखते हैं भाई, सबसे बड़ी भुजा को तो हाइपोटेनस मान लो, कर्ण मान लो। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169। इधर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करके देखो, ये होता है 25 प्लस 144, ये भी 169 हो जाएगा। अरे ये तो दोनों तरफ बराबर मिल गया। तो हम कहेंगे यस सर, ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो अगर हमें एग्जाम में पूछने लग गया तो हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो अभी मैंने समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के ना तो एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखवाया, कुछ नहीं लिखवाया। अभी तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कोई भी साइड, कोई भी भुजा अगर हमें दे दे तो हमें कैसे उसकी पहचान करनी है कि ये समकोण की भुजाएं हैं या नहीं। एक बार अगर आपने पता कर लिया कि ये समकोण की भुजा है तो फिर तो हम इसका फॉर्मूला लगाकर क्षेत्रफल बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं ना। और अगर आप नहीं भी पता कर पा रहे हो, आपको तीन भुजाएं दे रखी हैं और आप नहीं पता कर पा रहे हो कि ये समकोण की है या नहीं, तो फिर बच्चा आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? बोलो। अब मैं पता करता हूं कि कौन बच्चा रिवीजन कर रहा है। अगर आप ये पता नहीं लगा पा रहे हो कि ये भुजाएं समकोण की है या नहीं, या फिर नहीं पता लगाना चाहते हो आप और आपको एरिया निकालना है, तो फिर कौन सा वो यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो आपको यहां लगाना पड़ेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए? बताओ, समझ गए? सही पहुंच रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जो हमने विषमबाहु त्रिभुज, हमने स्केलीन ट्रायंगल में पढ़ा था, लेकिन उसमें तो बहुत टाइम लगता है सर। पहले तो हम उसमें
सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, अर्ध परिमाप, फिर अंडर रूट ऑफ एस, एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसीलिए इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो भुजाएं हमें दी गई है वो समकोण की है या नहीं। अगर समकोण की है तो एरिया बड़े आराम से निकल जाएगा। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ऐसे तो बहुत सारी भुजाएं हो सकती है, अब क्या हम हर किसी में ये सोचकर बैठेंगे कि ये समकोण की है या नहीं? तो इसका जवाब है कि बच्चे, मैं किसी भी एग्जाम, चाहे एसएससी के कोई भी एग्जाम की बात करूं, चाहे मैं किसी भी स्टेट पुलिस वगैरह के एग्जाम की बात करूं, जब भी समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन आता है तो कुछ फिक्स साइड है, कुछ फिक्स भुजाएं हैं जिनके ऊपर बैक टू बैक सवाल बनता है, कुछ फिक्स भुजाएं हैं। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि 3 4 5, आपने इसको वेरीफाई करके कह दिया कि सर ये समकोण की है, ये समकोण की है। अब आगे के लिए आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर 3 4 5 आए तो आपको इस तरीके से वेरीफाई नहीं करना है। आपके दिमाग में ये बात याद रहनी चाहिए कि भैया 3 4 और 5 ये राइट एंगल की भुजाएं हैं। कहीं भी 5 12 13 आए लिखा हुआ कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 हैं, इसका क्षेत्रफल बताओ, तो आपको ये दिमाग में सेट होना चाहिए कि भाई 5 12 13 तो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। अब ऐसे तो बहुत सारी भुजाएं हैं, मैं आपको कुछ भुजाओं को यहां पर दिखाता हूं जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे भाई, जिनको आपने दिमाग में रखना है। ये आपके सामने है, जरा देखिए, ये रही आपके सामने कुछ भुजाएं मैंने यहां पर लिखी हैं। आप अगर इनको 2 3 बार रिवाइज करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। 3 4 5, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। देखो 3 4 5 को तो हमने कह दिया समकोण है। उसके बाद अगर मैं 3 का डबल कर दूं, 4 का डबल कर दूं, 5 का डबल कर दूं, तो 6 8 10 ये भी समकोण की भुजा है। इनको लगाने प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपने। अगर आप 3 का 3 गुना करते हो, 4 का 3 गुना करते हो 12, और 5 का 3 गुना करते हो तो आपको मिलता है 9 12 15। ये भी समकोण त्रिभुज राइट एंगल की भुजाएं हैं। तो क्या क्या हो गया? ये हो गया 3 4 5, 6 8 10, 9 12 15, 5 12 13। इसको हमने अभी अभी प्रूफ किया था कि समकोण है। 5 का डबल करोगे 10, 12 का डबल करोगे 24, 13 का डबल करोगे 26, तो 10 24 26 ये भी हमारा समकोण त्रिभुज की भुजा राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। फिर है 7 24 25, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भुजाएं जिनको मैंने लिखा है, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए भाई। 20 21 29 समकोण की भुजा है। 12 35 37 बिल्कुल है। 13 84 85, 8 15 17 इंपोर्टेंट है। 9 40 41, 11 60 61 और 16 63 65, ये सारी की सारी जो भुजाएं मैंने लिखी हैं ये समकोण की हैं। इनके अलावा भी मैं कह रहा हूं इनफानाइट, अनगिनत हो सकती है, इनफानाइट भुजाएं बन सकती हैं भैया समकोण की, लेकिन ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जिनसे बैक टू बैक सवाल बना है। हिंदी में ट्रिपलेट, ट्रिपलेट हिंदी में बोलते हैं तिर्यक। क्या बोलते हैं? तिर्यक। ठीक है बच्चा, तिर्यक मतलब 3 भुजाएं, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स, उसको हम कहते हैं ट्रिपलेट। और समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, उनको हम कहते हैं तिर्यक। बात क्लियर है? तो ये चीजें आपको दिमाग में रहेंगी ना। कहीं भी अगर इनमें से कोई साइड आपको दिख जाए किसी क्वेश्चन में, तो मैं आपको ये प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लगाकर कि भैया ये तो समकोण है। मैं आपसे बोलूंगा कि मैंने तिर्यक यानी कि ट्रिपलेट लिखवाए थे, उनमें देखो ये सारी की सारी साइड किसकी है? ये समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की है, राइट एंगल ट्रायंगल की है। बात क्लियर है बच्चा? अब हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए, ये तो अभी मैंने ये पहचानना सिखाया आपको कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल को पहचानना कैसे है, उसकी साइड के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं उसके फॉर्मूलेज की तरफ।
सबसे पहला फॉर्मूला आता है बच्चा किसका? पेरीमीटर का। सपोज मैंने बोला ये P है, ये B है और ये H है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ इसका परिमाप क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। भैया ये तो आपके दिलो दिमाग में अब छप चुका है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा। दूसरा आता है इसका क्षेत्रफल, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं एरिया। तो क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। तीसरा आता है इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या जिसको शॉर्ट फॉर्म में आर और इंग्लिश में इन रेडियस बोलते हैं। फिर आता है आपका परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या जिसको हम कैपिटल आर कहते हैं, और ये होता है आपका सरकम रेडियस। ये होता है आपका सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज, 4 फॉर्मूलेज हमें लिखने हैं भाई। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं, परिमाप, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, P प्लस B प्लस H। क्या बोला मैंने? P प्लस B प्लस H, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनस, ये हो जाएगा आपका परिमाप। क्षेत्रफल होता है बच्चा 1/2 गुणा आधार गुणा आधार गुणा लंब। ठीक है, या फिर 1/2 गुणा P गुणा B, ये होता है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। क्लियर है? वेरी गुड। आगे अगर हम बात करते हैं भैया इसका अंतःवृत्त, अंतःवृत्त क्या होता है पहले मैं आपको दिखा देता हूं बनाकर। देखिए, एक ऐसा सर्कल जो इसकी तीनों भुजाओं को टच करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अंतःवृत्त। ये तीनों भुजाओं को अंदर की तरफ से टच करता है, उसको हम कहते हैं अंतःवृत्त। और भैया इसका एक केंद्र होगा और केंद्र से इसका एक रेडियस यानी कि त्रिज्या भी होगी, इसकी एक त्रिज्या भी होगी। तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चा P प्लस B, परपेंडिकुलर प्लस बेस, और उसमें से हाइपोटेनस यानी कि कर्ण को माइनस करके और 2 से भाग कर देते हैं, यानी कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण और बटा 2। लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। और अगर मैं बात करूं परिवृत्त की त्रिज्या, तो इसका परिवृत्त बन सकता है क्या भाई? अकॉर्डिंग टू डायमेंशन नहीं है ना, कुछ इस तरीके से इसका परिवृत्त बनेगा, ऐसे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसका परिवृत्त बनेगा कि जो इसके बाहर की तरफ, लेकिन ये सही तरीके से बना नहीं है ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल सही नहीं था। कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे। अब भी नहीं बना, कुछ ऐसे बनेगा, है ना, कुछ इस तरह, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा सा हमने डायमेंशन से नहीं बनाया। तो इसका जो केंद्र होता है, इस परिवृत्त का जो केंद्र होता है वो हाइपोटेनस के ऊपर होता है, यानी कि कर्ण के ऊपर होता है इसका सेंटर परिवृत्त का। तो बच्चे याद रखना, जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है ना, वो होती है h/2, यानी कि अगर आप कर्ण को 2 से भाग करते हो तो आपको परिवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। अगर आप कर्ण यानी कि हाइपोटेनस को 2 से भाग करते हो तो आपको परिवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं बच्चे जो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको देखने हैं। ठीक है, बेसिकली ये 4 फॉर्मूले हैं।
आगे बढ़ू? चलें आगे। पहले वृत्त बनाकर उसके अंदर त्रिभुज। हाँ मतलब अरे, अरे बाप रे, आप लोग तो पूरे पाइथागोरस ही बन गए यार। ठीक है ना? लो, इस तरीके से बना दिया मैंने। ये बन गया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। इस तरीके से बनता है परिवृत्त। ओके, चलो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं अब कुछ फॉर्मूलेज की तरफ। आपको याद होगा, अगर आप पीडीएफ पढ़ते होंगे तो मैं पीडीएफ में आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्मूलेज बढ़िया फॉर्मेट में प्रोवाइड भी करा रहा हूं। अगर आप पीडीएफ ओपन करते हैं तो, जैसे मैंने इस तरीके से फॉर्मूला आपको देता हूं मैं, ये सब, ये सब आपको दिख जाएंगे है ना वहां पर। चलिए, सवाल क्या है, ये आ जाइए। देखो, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी बात है ना, आपको ट्रिपलेट, त्रियक सारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपको फिंगर टिप्स पे त्रियक यानी कि ट्रिपलेट नहीं है याद, तो फिर चीजें बेकार हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में फिर बहुत सारा टाइम आपको लगने वाला है सॉल्व करने में। सवाल कह रहा है, यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 है। सबसे लंबी भुजा, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होती है बोलो? कर्ण, हाइपोटेनस होती है। और अगर उसने बोल दिया सबसे लंबी भुजा 17 है और ऊंचाई इसकी 15 है, तो बताइए क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो, जैसे इसने सबसे लंबी भुजा बोली तो मैंने कहा कि भैया ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण यानी कि 17, ऊंचाई परपेंडिकुलर यानी कि लंब 15 दे रखा है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, तीसरी यानी कि थर्ड साइड निकालनी है, तीसरी भुजा। अब अगर आपको ट्रिपलेट पता है, आपको अगर त्रियक पता है, ऐसा ट्रिपलेट, ऐसा ट्रिपलेट जिसमें 15 और 17 दोनों आते हो। देखो, ऐसा ट्रिपलेट जिसमें 15 और 17 दोनों आते हो, तो वो ट्रिपलेट कौन सा है? 8, 15, 17। ऐसा ट्रिपलेट जिसमें 15 और 17 दोनों आते हो, तो वो होता है सर 8, 15, 17। और अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता या दिमाग में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकालना पड़ेगा कि भैया 15 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर। और यहां से आपको 15 का स्क्वायर उधर ले जाना पड़ेगा, तो 20 स्क्वायर कितना आएगा? 17 का स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, तो 289 माइनस 225 कितना आ गया? 64। तो बी कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 64 यानी कि 8। लेकिन लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट यानी कि त्रियक का ज्ञान है और आपने जैसे ही हाइपोटेनस और लंब को 15 और 17 देखा, आपने कह दिया सर ये तो ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17 का, ये तो सर ट्रिपलेट त्रियक होता है 8, 15, 17 का, तो फिर आपको ये सारी की सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने आपको वो ट्रिपलेट लिखवाए हैं, ताकि आपको ये कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अब आपको क्षेत्रफल एरिया निकालना है, तो 1/2, आधार कितना है? आधार कितना है? 8, और लंब कितना है? 15। तो कितना आ जाएगा? 2 चौकू 8 और 15 चौकू 60। उत्तर कितना आ जाएगा बच्चा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ओके, आगे चले। वेरी गुड। ये सवाल पे आइए जरा। बताओ भाई, बताओ जल्दी से।
बताइए। सवाल है उस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना करो। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार 22 है और आधार के संगत ऊंचाई 15 है। ये तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपको आधार और ऊंचाई दोनों दे रखी है तो फिर तो एरिया सीधा सीधा होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। बोला कि नहीं, याद करो। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुणा 22 और गुणा 15। कितना आ जाएगा? 11 बार जाएगा। 11 पंजे 55, 11 कम 11 और 5 16। ये आ जाएगा 165, ऑप्शन नंबर डी। सभी का आ गया होगा ये तो। ओके, आगे बढ़ू। चलिए ये सवाल बताइए। यहां बात हो रही है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखो दोनों ट्रायंगल एक साथ आ गए। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो भुजा बराबर की होती है उसको क्या कहते हैं? आइसोसेलस। और समकोण का मतलब क्या है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो भैया उसने बोला समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भुजा बराबर है। अगर इसको मैंने ए बोला तो इसको भी ए बोलना पड़ेगा, और ये हमारा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होगा। भाई समद्विबाहु है तो दो साइड को इक्वल करना पड़ेगा हमें, आइसोसेलस, ये तो पढ़ा हमने, है ना। दो भुजाओं को बराबर कर दिया, ये दोनों ए और ए, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। अब एक चीज आप अलग से एक नोट के रूप में लिख लो। नोट्स के रूप में लिख लो, एक नोट के रूप में, नोट बनाकर किसी कोने में, कि अगर कोई आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल, इंग्लिश वाले बच्चे लिखो आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल, और हिंदी वाले बच्चे लिखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये पूरा लिखो। यहां पर लिखो, अगर कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो उसका आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए हो जाएगी, और ये हाइपोटेनस जो होगा ये होगा √2a। ये तीन भुजाओं को आपने ध्यान में रखना है। किस केस में? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल, कि अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो भैया पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम कहेंगे कर्ण जो होगा वो √2a हो जाएगा। और ये रेशियो, ये रिलेशन, ये संबंध आपको ध्यान में रखना है। अगर ये ए तो ये कितना हो गया? √2a। सर आया कहां से? ये पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ कि आपको ये मिल जाएगा कर्ण की वैल्यू। अब उसने कहा क्षेत्रफल 81 है, तो 1/2 गुणा ए बराबर कितना है? 81। ये दो उधर चला जाएगा तो ए स्क्वायर कितना आ गया? 81 गुणा 2, है ना, दो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ए कितना आ गया? √81 गुणा 2। अब देखो मैंने 81 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं इसको 81 को 2 से मल्टीप्लाई करके 162 लिख सकता हूं, नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब ये अंडर रूट होगा तो 81 एक परफेक्ट स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि हमें 9 यानी कि 9 देगा, और ये दो अंदर ही रह जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई? 9√2। कितनी मिल गई? 9√2। आपसे उसने बोला है कर्ण की लंबाई। भैया कर्ण को तो मैंने क्या बोल दिया? √2a। तो √2 और 9√2। अब √2 गुणा √2 क्या हो जाएगा? 2। तो ये आ गया 18। तो कर्ण कितना आ गया बच्चा? कर्ण आ गया 18 सेंटीमीटर। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल क्वेश्चन बनता है, सवाल बनता है भैया इससे। एक और सवाल देखिए जरा, बताओ इसका जवाब।
एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, कर्ण की लंबाई। अब उसने वही बोल दिया समकोण समद्विबाहु, यानी कि आइसोसेलस राइट एंगल। और उसमें तो आप जानते हैं अगर ये भुजा ए है, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगी, √2a। क्या हो जाएगी बच्चा, √2a। अब आपको एरिया दिया हुआ है 1/2 गुणा ए, भाई लंब गुणा आधार बराबर 50। ये 2 की मल्टीप्लाई उधर कर दो तो ए स्क्वायर कितना आ गया, 100। तो ए कितना आ जाएगा, √100। तो ये आ जाएगा 10। अब ए की वैल्यू 10 है तो हाइपोटेनस कितना है, √2 गुणा 10, भाई √2a होता है ना, तो ये आ जाएगा 10√2। क्या आपका जवाब 10√2? इसको 10√2 कर देना। ऑप्शन नंबर सी, किसी को भी कर दो, ए को कर दो या सी को कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना हो जाएगा, 10√2। ऑप्शन नंबर सी को हम 10√2 बना देते हैं। ठीक है बच्चा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक सवाल और देता हूं आपको दिमाग लगाने के लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल और देखिए, करिए इसे। भाई सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया आपको दे दिया, इसके कर्ण की लंबाई 100 यानी कि 100 है। ओके, इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई का अंतर, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड, कर्ण आपको दे दिया है। बताइए। दिमाग तो लगाना पड़ेगा यहां पर भाई। भाई यहां पर समकोण त्रिभुज है हमारे पास, कोई कोई हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये रहा। अब कह रहा है इसका एरिया, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। इसकी वैल्यू हमें 100 उसने फिक्स कर दी। कर्ण की लंबाई कितनी है, 100। ओके, अगर मैं कहूं कर्ण अगर 100 है तो क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 स्क्वायर होगा? भाई क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर 100 स्क्वायर होगा? बिल्कुल होगा। क्षेत्रफल 2400 दे रखा है, तो क्या क्षेत्रफल 1/2 गुणा पी गुणा बी बराबर 2400 है। ये 2 की मल्टीप्लाई उधर कर दो तो P गुणा बी कितना हो जाएगा, 4800। और ये 10,000 होता है, 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000। अब आपके पास P गुणा बी आ गया, आपके पास P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। क्या इसमें हम कोई दिमाग लगा सकते हैं? देखो, या तो हम ऐसी कोई दो संख्या सोचे कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4800 आए और जिनका स्क्वायर करके मैं जोड़ूं तो 10,000 आए, या तो मैं अपने दिमाग से ऐसी कोई संख्या सोचूं, ऐसी कोई संख्या सोचना पड़ेगा, या फिर मुझे पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि p प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab 2pb, यही होता है ना, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2pb। ओके, तो यहां पर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है, 10,000 प्लस 48 दूनी 96, तो है ना, तो ये हो जाएगा आपका 19,600 पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और यहां से p प्लस बी कितना हो जाएगा भाई, उधर अंडर रूट करना पड़ेगा 19,600 का, है ना। तो ये 2 जीरो का 1 जीरो बाहर आ जाएगा और 196 का होता है 14, तो यानी कि p प्लस बी कितना आ गया हमारे पास 140। परपेंडिकुलर प्लस बेस दोनों को मिलाकर कितना मिल गया 140। एक बार तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, p प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बार आप लगा दो p माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2pb, और ये तो हमें 10,000 दिया हुआ है भाई, और 2pb यानी कि 2 गुणा 4800 यानी कि 9600, तो ये कितना आ जाएगा 400। तो p माइनस बी कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 400, दैट इज 20। और आपसे उसने अंतर ही पूछा है ना, तो फिर हमें ये वाला लगाने की जरूरत नहीं थी, हमें योग वाला लगाने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा अंतर वाला लगा सकते थे। ये हमने गलत निकाल दिया। फिर अगर वो अलग अलग वैल्यूज पूछता, लंबाई की अलग, चौड़ाई की, सॉरी लंब की अलग और आधार की अलग, तो फिर हम ये वाला लगाते, ये वाला लगाते, ये वाला लगाते, फिर वैल्यू निकालते। लेकिन उसने हमसे अंतर पूछा है, उसने हमसे क्या पूछा, भुजाओं का अंतर। तो हम p माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे और वो हमें कितना मिल जाएगा, वो हमें 20 मिल जाएगा। यानी कि आपको ये लगाना है, ये लगाना है, और फिर सीधा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना है। तब प्रज्ञान बैच में गणित की क्लास आपकी रहेगी क्या? कौन सा प्रज्ञान बैच भाई, कौन से कोर्स के लिए है पता नहीं। ठीक है, तो कितना आ गया p माइनस बी आपका 20। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। हाँ, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर आपको हिट एंड ट्रायल लगाकर वैल्यूज को सोचना पड़ेगा भाई, फिर आपको हिट एंड ट्रायल लगाकर वैल्यूज को सोचना पड़ेगा। ओके, चले आगे। अब आते हैं हम अपना, ये खत्म हो गया। अब आती ये ट्रायंगल वाला पार्ट हमारा होता है खत्म, और अब आते हैं हम क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज वाले पार्ट की तरफ। चतुर्भुज, इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स। अब जब मैंने त्रिभुज आपको पढ़वाया तो उसका संधि विच्छेद क्या था, उसका संधि विच्छेद था 3 भुजाओं वाली आकृति। और जब मैं चतुर्भुज की बात कर रहा हूं तो बच्चा चतुर्भुज का मतलब है 4 भुजाओं वाली बंद आकृति। भाई चतुर्भुज, क्वाड, क्वाड का मतलब 4 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है ना। पेंटा, पेंटा का मतलब 5 होता है, हेक्सा का मतलब 6 होता है, ऐसे ही क्वाड का मतलब क्या होता है 4। तो चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। अब वो आकृति आपका आयत भी हो सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल, जिसे जो हमें पढ़ना है। या फिर मैं कोई भी 4 भुजाओं वाली आकृति आपको पहले दिखा दूं, भाई वो आकृति आपका ऐसे भी हो सकती है, 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 वो आपका ऐसे भी हो सकती है ना। तो ये कुछ इस तरह की आकृति आपके सामने है, और इन्हीं 5 आकृतियों को हमें बेसिकली पढ़ना है, इन्हीं 5 आकृतियों को। ठीक है, कौन कौन सी है ये? अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है, और ये चौड़ाई आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, ये लंबाई है। इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल, हिंदी में कहते हैं आयत। अगर किसी की चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, उसको हम कहते हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग। अगर ये आमने सामने वाली भुजा पैरेलल यानी कि समांतर रेल की पटरियों की तरह हो जाए, उसको हम कहते हैं समलंब, ट्रेपीजियम। इंग्लिश वाले बच्चे लिखते जाएं, ट्रेपीजियम। अगर ये
आमने सामने वाली भुजा रेल की पटरियां की तरह समांतर हो जाए, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। और अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, देखो इसको लंबाई और ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, बस ये एंगल देखो है तो यहां भी चारों भुजाएं बराबर, लेकिन यहां एंगल 90 डिग्री का है, यहां क्या है? 90 डिग्री। यहां 90 डिग्री का नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रोम्बस, यानी कि रोम्बस को हिंदी में क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। एक एक करके भी पढ़ेंगे हम इनको, अभी तो मैंने जस्ट आकृतियों से आपको दिखाया है, इनको वन बाय वन भी हमें पढ़ना है। ओके, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है आपके ये दोनों, आयत और वर्ग। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चा किससे? आयत से। आयत, जिसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। फॉर्मूलेज थोड़े से ज्यादा है, ठीक है भाई। जैसे हमने उसमें पढ़े थे ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में, फॉर्मूलेज की संख्या थोड़ी सी ज्यादा, तो इसमें भी थोड़ी सी ज्यादा है, वर्ग में भी थोड़े से ज्यादा फॉर्मूले हैं दोनों में। अब आयत क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको बना के दिखाया। अगर मैं ये आकृति कुछ इस तरीके से बना दूं, जिसका प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। हर एंगल इसका कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये भुजा होती है जिसको एल बोलते हैं, और एल का मतलब होता है लेंथ। क्या होता है? लेंथ। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लंबाई। और आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, ये एल है तो ये भी एल। ये होता है बी। बी फॉर ब्रेथ। बी फॉर ब्रेथ, और हिंदी में क्या कहते हैं? चौड़ाई। और आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, अगर ये बी है तो ये भी आपका बी हो जाएगा। ओके, अब इसमें एक नई चीज का इंट्रोडक्शन होता है बच्चा। नई चीज का इंट्रोडक्शन मतलब कि अगर मैं एक कोने से दूसरे कोने को आपस में मिला दूं, मैंने क्या किया? मैंने एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला दिया, तो ये एक नई चीज यहां पर बनी, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं बच्चा विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायगोनल। डायगोनल, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डी से डिनोट करेंगे। अगर मैं किसी भी चतुर्भुज में एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला दूं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे विकर्ण, यानी कि डायगोनल। अब वो इस तरह भी हो सकता है और वो इस तरह भी हो सकता है। भाई वो इधर से भी हो सकता है, वो इधर से भी हो सकता है, और वो इधर से भी हो सकता है। ओके, तो ये दोनों आपके क्या है? ये दोनों आपके डायगोनल्स यानी कि विकर्ण है। ओके, वेरी गुड। अब इसके फॉर्मूलेज लिखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आता है इसका परिमाप का, और इसका जवाब आप लोग ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। पेरीमीटर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आता है इसका क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला आता है इसके डायगोनल यानी कि विकर्ण का, विकर्ण यानी कि डायगोनल का फॉर्मूला। ये तीन फॉर्मूलेज आप मुझे बताइए, बोलो। भाई चैप्टर बड़ा है, देखो मेंसुरेशन चैप्टर बड़ा है, 2D अलग पढ़ना, 3D अलग पढ़ना। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, एक से दो सवाल आएंगे, दो तो बहुत बड़ी बात है, एक ही नॉर्मली सवाल बनता है। अब एक सवाल के लिए मुझे तो सारा कराना पड़ेगा, 2D 3D सब कुछ। आपकी मर्जी है, आपको अगर ये है कि एक सवाल के बिना मेरा काम चल जाएगा, आप छोड़ सकते हैं। अगर ये है कि नहीं चलेगा, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, तो फिर आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी समझ से आपको 2 3 4 टॉपिक पढ़ा दूं और कह दूं इन्हीं में से आएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, पूरा सिलेबस है, एग्जामिनर कहां से रख दे क्या पता। बेशक एक क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ना हमें सारा पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। देखो परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं को जोड़ दो, तो 2L 2B, दो को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा L प्लस बी।
तो परिमाप कितना हो गया 2 और ब्रैकेट में l प्लस बी। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। किसी भी बच्चा किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज में क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बशर्ते लंबाई और चौड़ाई के बीच में एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। बशर्ते हर लंबाई और चौड़ाई में एंगल कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर क्षेत्रफल हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो इन लंबाई चौड़ाई में एंगल 90 डिग्री, लंबाई चौड़ाई में एंगल 90 डिग्री, लंबाई चौड़ाई में एंगल 90 डिग्री और एंगल 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो भैया आप कहोगे क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, एल इंटू बी। विकर्ण की अगर मैं बात करूं तो ये विकर्ण, ये डायगोनल है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। मैं इस वाले पार्ट को अलग लिख रहा हूं, ये विकर्ण डायगोनल है ये वाला, ये 90 डिग्री का एंगल है। क्या पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी यहां पर? क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये जो विकर्ण डायगोनल है ये हाइपोटेनस का काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना भाई? यहां पर आप लगाओगे डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वही हमने यहां पर लिख दिया। ओके, तो बेसिकली ये तीन फॉर्मूले आपके यहां पर बनते हैं, किसमें, आयत में। अब एक चीज और है इसमें, रास्ते का क्षेत्रफल मोस्ट इंपोर्टेंट है, एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल। कि भाई कोई आपका आयताकार मैदान है, उसके बाहर की तरफ रास्ता, उसके अंदर की तरफ रास्ता, उसके बीचों बीच रास्ता। आपने देखा होगा, आपका खेत गांव में आपने देखे होंगे, कुछ आयताकार शेप के ही होते हैं। आपने देखा होगा खेत के बाहर चारों तरफ रास्ता है, चारों तरफ रास्ता होता है, किसी में नहीं होता, किसी में होता है। इधर भी रास्ता, 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 खेत के चारों तरफ रास्ता। कुछ जगह ऐसा भी होता है, आपने पार्क वगैरह में देखा होगा कि पार्क के अंदर आप घुसे और घुसते ही वॉकिंग एरिया, घूमने के लिए एरिया होता है चारों तरफ, अंदर ही अंदर, पार्क के अंदर, पार्क की बाउंड्री है ये, और पार्क के अंदर ही एरिया होता है, ये कोने कोने पे इस तरह से एरिया। कुछ जगह आपने देखा होगा कि रास्ता बीचों बीच होता है, इस तरीके से, इस तरीके से रास्ता होता है। तो तीन तरह के हमारे फॉर्मूलेज बनते हैं, वो फॉर्मूले मैं आपको दिखाता हूं एक बार। ये मैंने लिखा हुआ है ना, इसमें आपका टाइम वेस्ट मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, जो चीज ऑलरेडी लिखी हुई है। जैसे ये रहा, इसको देखिए आप, आयत के रास्ते का क्षेत्रफल, आराम से देखो, आयत के रास्ते का क्षेत्रफल। अगर ये आयत हमारा है, ये अंदर वाला, ये अंदर वाला आयत अगर हमारा है, ये वाला, ये आयत है जिसकी लंबाई है और जिसकी चौड़ाई है, ओके। और ये x क्या है जी, कोई बताएगा मुझे x क्या है? x है हमारा रास्ते की चौड़ाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x? x का मतलब क्या है? x का मतलब है रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। ठीक है भैया, रास्ते की चौड़ाई, यानी कि ये बाहर की तरफ रास्ता, अगर बाहर की तरफ रास्ता है तो ये रास्ते की चौड़ाई है, जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हो। ये अंदर एल और ब्रेथ का कोई हमारा खेत है, कोई फार्म है, तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x। क्या होता है? 2x, एल प्लस बी प्लस का 2x, 2x एल प्लस बी प्लस का 2x, ये आपको याद रखना है। और अगर रास्ता अंदर की तरफ हो, जैसे मान लो ये कोई पार्क है भैया, ये कोई क्या है, पार्क है, और पार्क के अंदर की तरफ रास्ता है, अंदर की तरफ ये वाला पार्ट, और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? इस रास्ते की चौड़ाई है x।
ये सवाल में लिख कर देगा आपको कि रास्ता अंदर की तरफ है, रास्ता बाहर की तरफ है, एवरीथिंग आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो रास्ता अगर अंदर की तरफ है बच्चा, तो फिर उस केस में रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ पाथ जो होता है 2x L प्लस बी -2x। देखो, अब इन दोनों को याद करने का हमारे पास बेहतरीन ट्रिक मिल गई। आपको किसी एक को याद करना है, आपको कोई एक याद करना है कि भैया बाहर की तरफ अगर रास्ता है, पाथ आउटसाइड, इंग्लिश वाले बच्चे पाथ आउटसाइड है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2x L प्लस बी प्लस का 2x, बस ये लास्ट में चेंज है प्लस 2x। और अगर अंदर की तरफ रास्ता है तो 2x L प्लस बी, सेम वही चीज, लेकिन अगर रास्ता अंदर की तरफ है तो माइनस का 2x। अगर रास्ता अंदर की तरफ है तो माइनस का 2x, और अगर रास्ता बाहर की तरफ है तो प्लस का 2x। और अगर रास्ता बीचों बीच है, जैसे ये आप देख पा रहे हो, व्हाट इज x? x का मतलब क्या है? रास्ते की चौड़ाई। ये चौड़ाई, ये रास्ते की चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये है x की वैल्यू। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल होगा बचा x और L प्लस बी माइनस एक्स। x L प्लस बी माइनस एक्स, ये 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, बस ये ध्यान में रखना है आपने। ओके, अगर रास्ता बाहर की तरफ है तो 2x L प्लस बी प्लस का 2x, रास्ता अंदर की तरफ है तो 2x L प्लस बी माइनस का 2x, और अगर रास्ता बीचों बीच है तो x L प्लस बी माइनस एक्स। ये याद तो चीजें करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है बच्चा? चलो ठीक है, अब मैं आपको, टाइम हो गया क्या? चलो टाइम हो गया तो फिर, हाँ, अब मैं आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूं। आज का होमवर्क में कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, मेरी बात मानेंगे, तो एक काम आपने करना है। आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। अगर मैं किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दूं, जैसे हमने क्या किया था कि जो हमारा स्केलिन ट्रायंगल विषमबाहु था, उसमें अगर तीनों भुजा बराबर कर दी तो वो क्या बन गया था? समबाहु त्रिभुज। ऐसे ही अगर आयत की सारी भुजाओं को, जैसे ये आयत है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, अगर मैं इनकी सारी भुजाओं को बराबर कर दूं तो ये कुछ इस तरह की आकृति बन जाएगी, और ये सारी भुजा क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, जिनको आप ए से रिप्लेस कर दो। अब आपका होमवर्क है कि जितने भी मैंने आयत के फॉर्मूले लिखवाए, चाहे परिमाप का, चाहे क्षेत्रफल का, चाहे मैंने डायगोनल का, चाहे रास्ते के क्षेत्रफल का, आपका होमवर्क है वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण, वर्ग के रास्ते का क्षेत्रफल खुद से लिखने का। जहां लंबाई और चौड़ाई होगी उसको ए से रिप्लेस करना है। हर जगह, हर जगह जहां लंबाई चौड़ाई मैंने फॉर्मूले में लिखवाया है उसको ए से रिप्लेस करना है। आपको सारे के सारे फॉर्मूले स्क्वायर यानी कि वर्ग के मिल जाएंगे, और कल हम आयत के क्वेश्चन करेंगे, वर्ग के फॉर्मूले लिखेंगे। ये एक काम अगर आप करके आते हैं तो कल की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है। इस सैटरडे और संडे दोनों दिन हमारी क्लास रहेगी, बच्चा याद कर लो। सैटरडे और संडे क्लास का टाइम ये नहीं रहेगा, वीकेंड है, बाकी टीचर्स की भी क्लास होती है, मीटिंग्स वगैरह ऑफिस स्टाफ की होती है, तो उस वजह से क्लास का टाइम थोड़ा डिस्टर्ब होगा। सैटरडे में हमारी क्लास या तो दोपहर को होगी या शाम को होगी, ठीक है? और संडे में तो सुबह कर लेंगे, संडे तो ऑफ होता है, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।